और आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स फटाफट में 8 से लेकर 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे वो बैंक पीओ हो या फिर आपका एसएससी हो, मतलब सब जगह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो अप्रोच है वो है कीवर्ड अप्रोच। इसमें हम हर एक कीवर्ड के थ्रू उस करंट अफेयर्स के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानेंगे। और जिससे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में वो ज़्यादा, यूपीएससी में जरूर ज़्यादा डिटेल में आते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। और इसके साथ साथ यूपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होते। जैसे अगर आप ब्रिक्स की बात करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ब्रिक का फर्स्ट समिट कब हुआ, ब्रिक के कितने समिट हुए, ब्रिक से रिलेटेड कोई लेटेस्ट डिक्लेरेशन हो। तो इसलिए जो करंट अफेयर का जो क्लास है इसमें हम लोग काफ़ी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इंटायर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे काफ़ी कम टाइम में। तो जैसे आज जो है पहला टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। इसका क्या है कि 4th सीरीज लॉन्च किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिशन इंद्रधनुष था वो क्या था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही थी। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी कम एज में ही मर जाते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया जो है, इंडिया में अभी भी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी हाई है। वैसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी हाई है। तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई थी मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 7 तरह के टीके बच्चों को दिए जाते थे। उसके बाद में फिर अन्य टीके भी ऐड किए गए 7 के अलावा। जैसे अब भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या है कि विशिष्ट बीमारियां हैं। जैसे आप गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इस टाइप की डिजीज होती है, जिसको जापानी बुखार भी कहा जाता है। तो वैसे ऐसी चीज़ों को कवर करने के लिए सरकार जो है वो इंद्रधनुष लेके आती है। तो अभी क्या है, सरकार ने लेटेस्ट जो है वो इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है, यानी उसका 4th वर्जन लॉन्च किया है, 4th पार्ट लॉन्च किया है। और इसमें क्या है कि इसका मेन एम क्या है, टू प्रोटेक्ट। अगर आपसे ये पूछा है कि मेन एम क्या है, तो टू प्रोटेक्ट लैक्टेटिंग वुमेन एंड चाइल्ड बोथ। तो यूपीएससी में पूछते हैं या किसी स्टेट पीसीएस में पूछते हैं तो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन, ऑफ कोर्स चिल्ड्रेन, एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें दोनों के लिए है इस स्कीम में। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बस चाइल्ड का सोच के मिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, संत ऋषि पंडित। याद है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो जेएनयू की जो हमारे जेएनयू के जो वाइस चांसलर थे जगदीश कुमार, वो जो है वीसी बने थे आपके, सॉरी यूजीसी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन बने हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। तो वो जो पोजीशन था वो वैकेंट हो गया था। तो उसके जगह अब संत ऋषि पंडित है, इनको यूजीसी का जो है नया वाइस चांसलर बनाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में या एसएससी में या रेलवे में डिफरेंट एग्जाम्स में 1 लाइनर में आ सकता है। अब बात करते हैं विंटर कैंप की। तो विंटर कैंप जो है अभी ये नाटो का एक एक्सरसाइज है। विंटर कैंप नाटो का एक एक्सरसाइज है जो कहाँ हुआ है, एस्टोनिया में हुआ है। एस्टोनिया, लैटविया, यानी ये एक बाल्टिक नेशन है। देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये आपके नाटो के कंट्री। अभी आपको पता होगा यूक्रेन और जो रसिया का जो वॉर चल रहा है उसमें भी नाटो जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एम है, इसका एम है टू प्रोटेक्ट
नाटो कंट्रीज, नाटो मेंबर्स, ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। तो इसमें क्या है कि आप इसको अगर आप थोड़ा समझना चाहेंगे तो मैं ब्रीफ में ये बता सकता हूँ कि वर्ल्ड जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, उसके बाद दुनिया जो है वो दो गुटों में बट जाती है। एक गुट का जो लीडर होता है वो होता है यूएसएसआर, यानी रूस का पूर्ववर्ती रूस, ठीक है, जिसको यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था। और जो इसके अंदर कौन थे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, यानी जो अभी यूक्रेन है या आपके बाल्टिक नेशंस हैं या फिर आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और अभी जो मौजूदा रूस है, ये सारे कंट्रीज जो थे वो यूएसएसआर के पार्ट थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आपको हो गया तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जो 5 कंट्रीज हैं वो थे, उज्बेकिस्तान, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये दो जो पक्ष है तो इन दोनों ने अपने अपनी अलायंस खड़ी की, ठीक है। तो वो नाटो जो है, वो नाटो एक तरह से एक अलायंस है जो जिसका ये है कि वो जब एक के ऊपर आक्रमण होगा, कोई मिलिट्री अटैक होगा तो उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। और इसका लीडर जो है वो यूएसए है, यानी अमेरिका है। दूसरा जो अलायंस था, जो उसका लीडर जो था वो था यूएसएसआर, ठीक है। वो तो 1991 में क्या हो गया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो काफ़ी रिपब्लिक्स में टूट गया। उसी में से ये यूक्रेन थे, एस्टोनिया थे, लैटविया थे, ये सब कंट्री जो थे पहले यूएसएसआर के हिस्सा थे। उसमें से कुछ कंट्रीज जो है वो जब नाटो ने ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो इससे रसा जो यूएसएसआर का जो सक्सेसर स्टेट था, यानी सबसे बड़ा स्टेट था वो सोवियत संघ का, तो उसको ऐसा लगा कि हमारी सिक्योरिटी को अब खतरा है, इसलिए हम अपने सीमावर्ती राज्यों को नाटो का हिस्सा नहीं बनने दें। तो उसके लिए अभी वो युद्ध चल रहा है। तो नाटो जो है वो अलायंस है, उसका एक जो एक्सरसाइज हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज, विंटर कैंप हुआ है, एस्टोनिया में हुआ है। ये महत्वपूर्ण। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीकन कप ऑफ फुटबॉल, नेशंस फुटबॉल। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो है इसको जीता है आपको सेनेगल ने जीता है। किसको हराया है? इजिप्ट को हराया है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको हराया? इजिप्ट को हराया। किसने जीता है? सेनेगल ने जीता। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कैमरून में। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये हुआ था टूर्नामेंट का फाइनल, किसने जीता? सेनेगल ने जीता। किसको हराया? इजिप्ट को हराया फाइनल। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट, ये टाटा ओपन का जो है, टाटा इसको स्पॉन्सर कर रहा है, एक टेनिस टूर्नामेंट जो महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। और पुणे में हुआ है और इसको जीता किसने है? जोआ सूजा। ये इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है, जोआ सूजा ने। और मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता है? मेंस डबल का टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये आप खुद का लॉस करते हो, क्योंकि देखिए आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना ही आपकी जो मेमोरी है उसका एक लिमिट है। ह्यूमन मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की तरह नहीं है कि आप उसमें कितना भी डालते जाएं और वो उसको एब्जॉर्ब करते जाएं। एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन वो टाइम पे आपको याद नहीं होगा। यानी अगर आप कीवर्ड्स को सिर्फ याद करेंगे, उसको सिस्टमेटिक वे में बिठाएंगे अपने माइंड में, तो आपको याद रहेगा। इन्होंने क्या है, रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामानाथन ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट जो पुणे में हुआ है उसके डबल्स का खिताब जीता है। अब अगली बात करते हैं ऑपरेशन आहट। ये जो है
ये एक ऑपरेशन है जो लॉन्च किया है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे, आपको पता है कि रेलवे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेलवे एक्ट है और उसके तहत एक अलग फोर्स डिज़ाइन किया गया है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये जो है, ये जब एफआईआर वगैरह दर्ज करते हैं तो ये रेलवे एक्ट के तहत दर्ज करते हैं, आईपीसी के तहत दर्ज नहीं करते। आईपीसी जो है उसको दर्ज करता है इंडियन पुलिस, तो इंडियन पुलिस या स्टेट पुलिस। तो इसमें क्या है कि आपको जो ऑपरेशन आहट है ये क्यों किया गया है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड, चाहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कीम ऑफ आरपीएफ या रेलवे फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उसका आंसर होगा आहट। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण। अब नए टॉपिक पे आते हैं, बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये जो है आपका एक काउंसिल है, ठीक है, जो टीआरपी रेटिंग जारी करता है। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ टाइम पहले टीआरपी रेटिंग्स को लेके कुछ इशू हो गया था, फिर उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, ठीक है। कुछ चैनल्स पे के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस आए थे कि वो जो है टीआरपी को मैनेज कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए उनको, जैसे कुछ एलिगेशंस ये लगे थे कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि वो एक सर्टेन चैनल को ही देखें। तो उसके बाद जो क्या था, बीआर ने, उसमें काफ़ी चैनल्स का नाम आया था, जैसे रिपब्लिक टीवी का नाम आया था और भी बहुत सारे चैनल्स का नाम आया था। तो उसको देखते हुए जो बीआरसी है उसने न्यूज़ चैनल्स की जो रेटिंग है टीआरपी उसको बंद कर दिया था। लेकिन अभी वो उन्होंने फिर से उसको रिज्यूम किया है, फिर से इसको रिज्यूम किया गया, फिर से रेटिंग देना इन्होंने रिज्यूम किया। अब बात करते हैं अटल टनल की, ठीक है। ये तो एक टनल है जो कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बॉर्डर के पास लाई करता है। ये क्या है कि मनाली को लाहौल स्पीति वैली से लिंक करता है, ठीक है। तो ये जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल above 10,000 फीट, यानी 10,000 फीट से ऊपर ये एक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर किया गया है। और ये जो है रोहतांग, जो है मनाली से आगे है, रोहतांग पास वहाँ पे है। और ये मनाली और लाहौल स्पीति जो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट करता है। इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। नया टॉपिक है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि ये एक तरह का श्रीलंका गवर्नमेंट का आधार टाइप से है, श्रीलंकन गवर्नमेंट का है ये आधार टाइप से। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का आधार है वैसे ही श्रीलंकन गवर्नमेंट का है, और इस पे भारत जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प करने वाला। गुजरात टाइटंस ये जो है नई टीम का नाम है जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद की जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है, अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी, वो जो है गुजरात टाइटंस उसका नाम है। ये आपसे कभी वन लाइनर में पूछ सकते हैं। फिर आपका अगला है रेलटेल। रेलटेल जो है एक तरह का पीएसयू है, ये पीएसयू है। और यहाँ पे इसको क्या है कि इसको आईसीएआई जो है
ये सीए लोगों का काउंसिल है, ठीक है। इसने इसको एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अवार्ड इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड मिला है 2020-21 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आईसीएआई ने रेल टेल को 2020-21 के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक्सेलेंस का अवार्ड दिया है इन पीएसयू कैटेगरी, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं, आजकल क्या है कि दालों की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपको पता ही है, इसलिए वर्ल्ड पल्स डे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो है अभी दालों की कीमत जो है बहुत ज़्यादा हो। अब बात करते हैं नितिन गडकरी, जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर हाईवे एंड बहुत सारे प्रभाग हैं उनके पास, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने अभी बिहार के मुंगेर में एक पुल का उद्घाटन किया। इसमें क्या है कि एक ही पुल में दोनों है, रेल भी है, अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे पुल्स बनते थे, नीचे रेल ऊपर रोड। तो ऐसे ही एक पुल का उद्घाटन किया है इन्होंने, जो कहाँ किया, मुंगेर में। मुंगेर जो है वो बिहार में है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी के लिए इन्होंने के ऊपर ये पुल, रोड कम रेल पुल जो है वो लॉन्च किया है। उसकी जो कीमत है वो है 696 करोड़, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी क्या है कि आपको डेट भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 11 फरवरी को किया। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपके जेहन में रहेगा कि कीवर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे कि इन्होंने किया है, मुंगेर में किया है, रोड कम रेल है, तो आप शायद गेस कर पाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वाड जो है वो 4th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ है। कहाँ पे हुआ है मीट? तो मेलबर्न। जो मीट हुआ है वो मेलबर्न में हुआ है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये है कि क्वाड क्या है। ये आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है आखिर क्वाड क्या है। देखिए, क्वाड जो है ये एक तरह का एंटिटी है, ठीक है। इसमें 4 कंट्रीज हैं। एक तो इंडिया है, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूएसए है, ये जो पार्ट है यूएसए का पार्ट है, अलास्का, और ये जापान है। इन चारों ने मिलके, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, यानी एक तरह का स्क्वायर बन जाता है, या स्क्वायर नहीं हो कि ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो इसी को क्वाड बोलते हैं। तो आखिर ये क्यों बनाया है? एक तरह का अलायंस है। जो चाइना जो है, आप देखेंगे कि चाइना इस बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, और चाइना जो है उसकी जो हेजीमोनी है वो साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा हो गई है। ये है साउथ चाइना सी। तो इस एरिया में उसकी हेजीमनी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस एरिया में। तो इसको ख़त्म करने के लिए, या चाइना के हेजीमोनी को बैलेंस करने के लिए, इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है क्वाड। और उसके मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो अभी मेलबर्न में हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ठीक है। तो ये इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत स्पेशलाइज क्लास में, ठीक है। अब यह है कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर हेलियोस्वार्म, ये क्या है कि ये 2 तरह के मिशंस हैं। ये 2 मिशंस हैं जो नासा ने लॉन्च किए हैं।
ये जो मिशंस हैं ये नासा ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। ये एक ये है और एक ये दोनों मिशन किसने किए हैं, लॉन्च किए, नासा ने लॉन्च किया। और इसका पर्पस क्या है, जो सन और अर्थ, जैसे आप अर्थ से लेके आप सन की तरफ जाओगे तो एक अलग टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, सोलर इन्वायरमेंट। उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया है। आप देखेंगे कि आखिर हम लोग सन को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि सन की रेज की वजह से अर्थ पे बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। सन सोलर विंड, सन आप जानते हैं कि क्या सोलर विंड जो है उसकी वजह से जो अर्थ के सिग्नल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो अपना काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें आगे टाइम में सरवाइव करना है ऐसी सिचुएशन में, तो हमें सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग इसको कर रहे हैं। ये हैं ल्यूक मॉन्टैग्नियर, ठीक है। इनका अभी क्या है, निधन हो गया है। ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एड्स के वायरस को, एड्स वायरस को आइडेंटिफाई किया था। और इसके लिए इनको 2008 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये अभी इनका देहांत हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स। अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये किसने लॉन्च किया है, EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, इसने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि टॉप जो रैंक है, टॉप रैंक किसको दिया गया है, नॉर्वे, यानी एज पर दिस इंडेक्स नॉर्वे इज मोस्ट डेमोक्रेटिक। नॉर्वे का जो इंडेक्स है वो 1 रखा गया है और इंडिया को जो है 46 रैंक दिया गया है। 46 रैंक किसको, इंडिया को। ये जो है आपका नॉर्वे है, आप मैप में देखेंगे ये नॉर्वे है, इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है और इंडिया को 46 रैंक दिया गया है। और कितने कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, 167 कंट्रीज का ये को इसमें शामिल किया गया है। उसमें इंडिया को 46 रैंक दिया गया और फर्स्ट रैंक जो है वो आपका नॉर्वे को। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नॉर्वे जो है, ये देखिए अभी रसिया से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रसिया के साथ किसके किसके बॉर्डर है। तो आप देखेंगे कि फिनलैंड का है, एस्टोनिया का है, लैटविया का है, ठीक है। नॉर्वे का नहीं है, नॉर्वे का भी है, आप देखिए ऊपर नॉर्वे का भी बॉर्डर रसिया के साथ है। नॉर्वे, स्वीडन का नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने चाहिए मैप के साथ। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्वे का जो बॉर्डर है वो रसिया के साथ लाई करता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाएंगे कि रसिया तो उधर है, नॉर्वे उधर है, तो ये गलत होगा। अब ये क्या है कि पॉल हेनरी सेंडागो डाम्बिया, इन्होंने तो पहले बुर्किना फासो एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, बुर्किना फासो, यहाँ पे कू हुआ है। कू में इन्होंने खुद, जो इसके लीडर थे कू करने वाले मिलिट्री के जनरल, ये अब वहाँ के नए राष्ट्रपति हो गए। बुर्किना फासो में पहले कू होता है, फिर ये वहाँ के नए राष्ट्रपति हो गए, न्यू प्रेसिडेंट। बुर्किना फासो जो है वो अफ्रीका का एक कंट्री। अब बात करते हैं स्माइल। तो स्माइल जो है वो एक प्रोग्राम है जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है, जैसे बेगर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए है। और ये अभी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो मिनिस्टर हैं हमारे
यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब परिवर्तन क्या है कि ये एक तरह का ऑपरेशन था परिवर्तन, जो जिसके अंतर्गत कैनबिस को डिस्ट्रॉय किया गया। ये कहाँ पे हुआ है? एपी में, आंध्र प्रदेश में। एक तरह का ऑपरेशन है जिसके अंदर 2 लाख केजी ऑफ कैनबिस इज डिस्ट्रॉय, 2 लाख केजी कैनबिस को इसके अंतर्गत डिस्ट्रॉय किया। अब बात करते हैं पंचतंत्र। देखिए, पंचतंत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझिए कि ये किताब थी जिसको जाने कितने भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसके जो राइटर थे वो विष्णु शर्मा थे। और जैसे आप पंचतंत्र को अरेबिक में भी ट्रांसलेट किया गया है, दिलमुन करके कुछ तो नाम है उसका। तो अभी क्या है कि इंडिया ने पंचतंत्र के ऊपर एक क्वाइन जारी किया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और ये जो पंचतंत्र है, ये जो क्वाइन है, ये सोवर्नियर क्वाइन, यानी ये आम यूज में इसको नहीं लाया जाएगा, ये ऐसे सोवर्नियर है। और ये SPMCI यानी सिक्योरिटी प्रिंट एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी प्रिंट एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके उपलक्ष्य में, मतलब इसके फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में इन्होंने पंचतंत्र का एक कॉइन जारी किया। तो इसलिए ये न्यूज इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं राहुल बजाज की। ये हमारे फॉर्मल पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है, और इनका अभी निधन हो गया। ये 83 साल के थे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको 2001 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी भारत सरकार के जो सबसे उच्चतम कोटि का अवार्ड है वो है भारत रत्न। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आते हैं, उसमें सबसे नीचे है पद्मश्री, उसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्म विभूषण। तो इनको पद्म भूषण से दिया गया। ये हैं देवाशीष मित्रा, और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप देखेंगे अभी हमने वो देखा था, ICAI ने रेलटेल को दिया है अवार्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो जो संस्था है ICAI, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं देवाशीष मित्रा साहब। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैत्री प्रोग्राम। इसका नाम क्या है? मैत्री। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये भी महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। अभी क्या है कि नासा ने हाल फिलहाल में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, ठीक है। ये क्या है कि ये टेलीस्कोप जो है वो इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, यानी आपको स्पेस में घूमते रहते हैं और रेज कैप्चर करते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या होता है? रेज को कैप्चर करना। और उस रेज से हम जब स्टडी करते हैं उस रेज की, तो उससे हमें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। जैसे इससे पहले हबल टेलीस्कोप था, अब उसका ये बेटर वर्जन है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये क्या है कि दूर डिस्टेंस आ रहे हैं। मान लो कोई ऐसा फेनोमेनन है जो आज से 100 साल पहले हुआ यूनिवर्स में, या 1000 साल पहले हुआ, या 10,000 साल पहले हुआ, या 1 लाख साल पहले हुआ, तो उससे जो एमिशन हुआ वो आज भी उसके निशान, उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो यूनिवर्स में एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्यमान हैं।
और ये जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो इसको लॉन्च करेगा और उसको एज ए इमेज के रूप में भेजेगा और फिर साइंटिस्ट जो है उसको स्टडी करेंगे और फिर उससे नए नए इन्वेंशंस होंगे। बात करते हैं हम ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी जो है जब वो आईपीओ लॉन्च करती है तो उसको ये प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी क्या है, जैसे आप मान लो आपने अपनी कंपनी खोली, तो जैसे आपको कंपनी में स्टार्टिंग में आपने खुद का पैसा लगाया, अब जब आपके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, आप सोचते हो कि मुझे, पहले तो आपने 5 लाख 10 लाख 20 लाख खुद से लगा लिया, कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, अब आपको ज़्यादा चाहिए, अब आपको 500 करोड़ चाहिए। तो 500 करोड़ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोन लो, ठीक है, या नहीं तो आपकी कंपनी जो है उसके आप शेयर्स को बेचो। तो जब आप शेयर्स को बेचते हो, तो जब आप पहली बार शेयर्स को बेचते हो, यानी आप पहली बार, जब जैसे आपकी खुद की कंपनी थी प्राइवेट, आप जब उसको पहली बार पब्लिक करते हो तो उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो पहली बार जब आप बेचते हो तो आईपीओ जारी करते हो, तो उससे पहले आपको एज पर सेबी गाइडलाइंस आपने अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो जारी करनी होगी। तो जैसे अभी भारत सरकार जो है एलआईसी को प्राइवेट कर रही है, तो एलआईसी को ये प्रोस्पेक्टस जारी करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसरो पीएसएलवी C52। अभी हाल फिलहाल में इसरो ने C52 लॉन्च किया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा 2 और स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसमें आपको ये नंबर याद रखना जरूरी है कि ये नंबर कौन सा है, C52, और लॉन्च किसको किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब नए पे जाते हैं माइंडट्री फाउंडर्स। माइंडट्री फाउंडर्स ने क्या किया है कि माइंडट्री फाउंडर्स, उसमें नाम आता है सुष्मिता एंड सुब्रतो बगची एंड राधा एंड NS पार्थ सारथी। ये 4 लोग हैं। इन्होंने अपने आल्मा मैटर को, यानी इस कॉलेज को जहाँ से ये लोग पढ़े हैं, ठीक है, इन्होंने 425 करोड़ रुपए दिए। 425 करोड़ किसके लिए? कि IISc बेंगलुरु, अभी तो आप क्या है, IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस की पढ़ाई होती है, इसको मेडिकल हॉस्पिटल खोलने के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं। और ये पैसे किसने दिए हैं? कि माइंडट्री के जो फाउंडर हैं, उनका नाम है सुष्मिता एंड सुब्रतो बगची और राधा एंड NS पार्थ सारथी। इन्होंने अपने पैसे 425 रुपये एज ए डोनेशन, 425 करोड़ IISc बेंगलोर को दिए हैं, ताकि वो 800 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना सके। ये हैं इल्कर आयशी। ये जो है अभी न्यूज़ में थे, क्योंकि ये पहले तुर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके थे और इनको ऑफर दिया था एयर इंडिया ने, इंडियन एयर इंडिया का CEO और MD बनने के लिए इनको ये ऑफर दिया गया था और इनको 1 अप्रैल को ज्वाइन करना था। लेकिन उससे पहले ही क्या होती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। इनको वहाँ के प्रेसिडेंट, तुर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन का काफ़ी क्लोज बताया जाता है। फिर मीडिया में ये भी खबरें चलती हैं कि ये इनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है। फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं एयर इंडिया को ज्वाइन नहीं करूँ। तो इन्होंने अपने आप को रेस से बाहर कर दिया, यानी अब एयर इंडिया को जो है अपना नया MD ढूंढना हो। और अब बात करते हैं हम लोग संदीप बख्शी, जो ये आखिरी पॉइंट है इसमें आज के लेक्चर में। ये जो है ये ICICI बैंक के MD हैं और CEO भी हैं। इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, यानी बिजनेस स्टैंडर्ड एक मैगजीन है, एक अखबार है, उसने बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 बनाया है। तो दोस्तों ये था आपका 15 फरवरी 2022 तक का
करंट अफेयर 8 फरवरी से 15 फरवरी। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और देखिए, आप इस करंट अफेयर को अगर आप फॉलो करेंगे हमेशा एपिसोड बाय एपिसोड, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, या वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये आधे घंटे का टाइम आपको बस देना है इसमें। इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। तो आप वेरी वेरी थैंक्स देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।